हेलो ठीक टू इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट टू इंक्रीज द यूटिलिटी हाँ यूटिलिटी मतलब यूटिलाइज करना हाँ प्रोडक्ट फॉर द यूजर्स यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर द यूजर्स। देखो अब प्रोडक्शन जो इंजीनियर होता है उसका बेसिकली काम क्या होता है, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए ताकि हमारा एफिशिएंट क्या रहे, ज्यादा रहे। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काम क्या है, इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। नहीं समझा? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का काम क्या मालूम है, जो साइट पे तो उसका काम होता है कि कौन सा प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना है, समझा? मतलब कौन सा प्रोसेस आपको काम करना है या कैसे काम करना है और इस प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये किसका काम होता है? जो इंडस्ट्रिया में होता है उसका नाम होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर, तो उसका काम होता है। क्लियर है? तो ये भी आप एक चीज और देखो, अगर हम प्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें फीडबैक भी आ जाता है। फर्स्ट हेडिंग लिखना प्रोडक्शन मैनेजर के बारे में, लिखना प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन क्या होगा? देखो प्रोडक्शन मैनेजर इज कंसर्न विथ प्रोडक्शन मैनेजर इज कंसर्न समझ रहे हैं ना आप लोग, CONCERNED, कंसर्न विथ planning controlling and directing day-to-day working of directing day-to-day working of production system his objective is to his objective is to his 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 objective is to produce goods and service. His objective is to produce goods and service of right quality and quantity of right quantity of right quality and quantity at predetermined time and cost. At predetermined time and cost. है ना इंडस्ट्रियल इंजीनियर क्लियर लिखो। इंडस्ट्रियल इंजीनियर is concerned with design installation and improvement of production system his objective is to हिट अब नहीं पढ़ेंगे हिज यार हिज ऑब्लिग आप हर भी लग सकते, नो प्रॉब्लम। हिज और हर व्हाटएवर यू कैन राइट। ऑब्जेक्टिव इज टू eliminate
His objective is to eliminate मतलब हटाना, एग्जैक्टली eliminate unproductive operation from the production system in order to increase productivity. यहाँ पे मोस्टली इसी तरह से थ्योरी ही रहेगा, समझ लेना बात। in order to increase productivity। देखो भाई, इंडस्ट्री इंजीनियर का काम क्या होता है, हमारे बेसिकली दोनों इंजीनियर साइट को, तो उसका काम होता है कि साइट को हमेशा एक इंस्पेक्शन करना, और बहुत सारा प्रोसेस है, तो उसमें से जो अनप्रोडक्टिव ऑपरेशन है या अनप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इसको क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। बट प्रोडक्शन इंजीनियर का काम क्या है, वहां रहेगा, सब सारा प्रोसेस को देखेगा, डे टू डे प्लानिंग करेगा, कैसे काम करना है, जो हमने पहले कॉस्ट दिया था उसमें हमें क्या करना है, इसको डिलीवर करना है। दूसरी बात देखो, जब आप कोई चीज परचेज करते हो तो आप पहले उसको श्योरिटी देते हो कि इसका 1 साल की गारंटी है ना, इसमें ब्रेकिंग नहीं होगा, कुछ श्योरिटी देते हो ना जी, और बता देते हो कि हम 1 महीना के अंदर आपको दे देंगे, और कॉस्ट कितना होगा, जो भी होगा 500 रुपया होगा तो 500 रुपया, समझ में आ रही बात। तो ये काम किसका होता है, प्रोडक्शन इंजीनियर का। ये सब बोलेगा इतना दिन में लगेंगे, हम इतना टाइम में आपको दे देंगे, और इसको कैसे प्लानिंग करना है, कितना टाइम में फुलफिल कर दे, ये सब काम है प्रोडक्शन इंजीनियर का। इंडस्ट्रियल का काम क्या है, वो क्या करेगा, देखेगा कि यार इसमें से ये एक ऐसा ऑपरेशन जो अनप्रोडक्टिव है, क्या है, अनप्रोडक्टिव, तो इसको क्या करेगा, ये हटा देगा, बोलेगा ये काम का नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ पे है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, हाँ प्रोडक्टिविटी क्या होगा, क्या बताओ बताओ, क्या बता रहे हो, आउटपुट अपॉन, सही बता रहे हो, आपने गलती बोला, आपने इफिशियंसी बोला ना, इसलिए आपने गलती बोला। अभी आपको समझ में आ जाएगा आपने कैसे गलती बोला। एक चीज देखो, हमेशा याद रखो, जो आपका इफिशियंसी था, इफिशियंसी भी सेम था, आउटपुट अपॉन इनपुट, लेकिन इफिशियंसी आपका हमेशा 1 से कम क्या होता था, 1 से कम होता था। लेकिन एक बात बताओ, प्रोडक्टिविटी आप चाहेंगे 1 से कम हो, मतलब आप चाहेंगे कि हम 50 रुपया लगे, हमको 30 रुपया का सामान हम लगाएंगे 50 रुपया में, कोई प्रोडक्ट में बेचेंगे 30 रुपया में, ऐसा आप चाहेंगे कभी भी, क्या चाहेंगे, अगर 50 रुपया का सामान है तो कम से कम 70, 80, 100 जो भी है ना, इतना बिके कि नहीं बिके। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, ये बताता है आपने क्या लगाया, आपने कितना पैसा दिया, और बदले में आपको कितना आउटपुट मिला। और हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट फिर क्या है विश्वजीत, आज फिर आप लोग स्टार्ट हो गए हो, छोड़ दो। प्रोडक्टिविटी आप बोलोगे सर हाई इफिशियंसी की तरह, लेकिन इफिशियंसी नहीं है, क्योंकि इफिशियंसी हमेशा 1 से क्या होता था, कम होता था, बट प्रोडक्टिविटी हमेशा 1 से, कोई भी प्रोडक्शन सिस्टम है, प्रोडक्टिविटी हमेशा 1 से ज्यादा होगी, तभी ये प्रोडक्शन रन कर सकता है, नहीं तो ये रन नहीं कर सकता है, ठीक है ना। एक पॉइंट लिख लेना, क्या 1 पे, हाँ ऑब्वियसली चलेगा ही नहीं ना, कहाँ आपने बुक में पढ़ा है, गलत लिख दिया, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। इफिशियंसी यहाँ पर हम इफिशियंसी की बात पूरी इंडस्ट्रियल में इफिशियंसी की बात नहीं करते हैं, इसके जगह हम किसको वर्ड यूज करेंगे, प्रोडक्टिविटी। इफिशियंसी हम इंजन में बात करते हैं जहाँ 1 से कम होता है, यहाँ पे हमेशा प्लांट का प्रोडक्टिविटी क्या होगा, 1 से ज्यादा। प्रोडक्टिविटी मतलब समझ रहे ना कितना अच्छा है, कितना बनेगा, कितना कम लगा, कितना ज्यादा हम ले सकते हैं, है ना। कि टाइम बोलते प्रोडक्टिव है, मतलब हमने कम टाइम पढ़ा, टाइम प्रोडक्टिव है, मतलब क्या, हमने कम टाइम पढ़ा, ज्यादा चीज हमको समझ में आ गया, तो बोला ये सर ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव था सर, मतलब हमने पढ़ा कम टाइम और हमें क्या आ गया, कंपैरेटिवली ज्यादा समझ में आ गया। जैसे कि इन जनरल हमें समझ में आता था 2 घंटा में कुछ भी नहीं, यहाँ पता था 2 घंटा में बहुत कुछ आ गया। तो ये क्या होता है, जैसे आप कोचिंग आते हो, कोचिंग क्या है बच्चों, प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ाता है, क्योंकि अगर आप यही बात बुक से पढ़ोगे तो बहुत दिन आपको लगेगा, टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आप कोचिंग आ रहे हो तो ये क्या आपके लिए प्रोडक्टिव है, क्यों, क्योंकि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें मिल रहा है कंपेयर टू बुक, दैट सिंपल थिंग प्रोडक्टिविटी। और हमारा काम ही होता है यहाँ प्रोडक्टिविटी क्या करना, इंक्रीज करना। लिख लो तो, लिखो, इट इज लाइक इफिशियंसी, हाँ प्रोडक्टिविटी है, इसके बाद ये लिख लो आप लोग, प्रोडक्टिविटी बाद क्या लिखोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसके बाद एक मैं वर्ड लिखा देता हूँ, ये लगता है इफिशियंसी की तरह बट इफिशियंसी हाई नहीं है, ये पॉइंट में लिखवाऊंगा, इट इज लाइक इफिशियंसी
but it is like efficiency but different from efficiency, मेरा पानी क्या हो गया, लो तुम लोग अपने पास रख लेते हो। क्या हो रहा है, कहाँ आया, इतना भी मत पढ़ लो आप, लिखो इट लाइक इफिशियंसी बट डिफरेंट फ्रॉम इफिशियंसी, मतलब कॉमा का लिखना, इफिशियंसी कांट बी मोर देन वन, efficiency can't be more than one, can't मतलब cannot है ना, efficiency can't be more than one, but productivity should be more than one, फिर क्या कर रहे हो तुम लोग, एक नेक्स्ट टर्म लिखना प्रोडक्टिविटी के बारे में, सब किसके बारे में लिख रहे हैं हम, प्रोडक्टिविटी के बारे में भी लग रहे हैं लिखना, इट इज ए क्वांटिटेटिव रेशियो, it is a quantitative ratio, it is a quantitative ratio, it is a quantitative ratio between what you produce, between what we मतलब we हम लोग, ऐसे मत लिखना what you मतलब तुम जो, you नहीं, what we produce, what you produce and what we मतलब हम लोग we, what we use and resources, what you use as a resources, to produce them, every organization always want to increase productivity by applying new technique, ठीक है ना। अब आप अपना हेडिंग डालो, फर्स्ट चैप्टर आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, क्या डालेंगे हम लोग, ब्रेक इवन, ये आपका पहला चैप्टर है जो आपके सिलेबस में, ये पार्ट कहाँ मेंशन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ पता है, किस सिलेबस में, कहाँ पे देखोगे ये बात, सर क्या टॉम पढ़ा रहे हैं ना, टॉम में ये सिलेबस मेंशन है जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, अरे गलती डाल दिया है, इंडस्ट्रियल का डाल दिया है टॉम ने, 3 4 एक बार ही बता चुका हूँ, 8 9 दिन 4 दिन ही नहीं लगेगा, ब्रेक इवन, हाँ आ सकता, हाँ आ सकता है, ये कल भी आ सकता है, डालो ब्रेक इवन एनालिसिस, ये बहुत इजी है, पता है बहुत इजी टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से और आपको आराम से इसको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। इसमें सबसे पहला देखना लिखना, पहला होगा हेडिंग कॉस्ट इन प्रोडक्शन, देखो हमारे पास जितना कॉस्ट है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, जितना भी कॉस्ट है प्रोडक्शन जितना आप करते हैं ना, इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं बाउंडली, ये होता है डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है, अब पहले समझो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा,
ऐसा कॉस्ट, देखो प्रोडक्शन में बहुत सारा कॉस्ट होता है ना जी। आप एडवर्टाइज करोगे, लेबर होगा, वॉचमैन होगा, सुपरवाइजर होगा, मशीन होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा आपको, डायरेक्ट आप मटेरियल मंगाएंगे, मटेरियल रॉ मटेरियल मंगाओगे कि नहीं मंगाओगे? समझ में आ गई बात? कल तुम कितना शांत था। चलो अभी रहो, पढ़ लो, फिर कुछ देर बाद बातें करेंगे, समझ गया? अगर अभी बातें करेगा तो पढ़ेंगे नहीं, समझा? पहले पढ़ लो फिर बातें करेंगे, क्लियर है? बातें के लिए ठीक है ना? आप बीच में कर दोगे बातें तो बोलूंगा नहीं बात करो, बाद में बातें भी नहीं करेंगे, ठीक है? इसीलिए बाद में करेंगे। हाँ, तो हम बात करते हैं कॉस्ट इन प्रोडक्शन। तो सबसे पहला कॉस्ट होगा डायरेक्ट, समझो बात। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? वो कॉस्ट जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है, डायरेक्टली। एक बात बताओ मुझे, वॉचमैन है, क्या वॉचमैन का डायरेक्टली प्रोडक्शन से कोई मतलब है क्या? लेकिन ये भी जरूरी है, बिकॉज रख रखाव सेफ्टी के लिए जरूरी है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगा। जैसे सुपरवाइजर है ना, उसका काम है प्लानिंग करना, बेसिकली सुपरवाइज करना। तो अगर वो हो या ना हो, प्रोडक्शन चलेगा कि नहीं? मशीन में डालेंगे, काम चलेगा चलेगा। तो वो क्या हो जाएगा? इस सबका जो सैलरी होगा इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब लोग से डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा? तो डायरेक्ट कॉस्ट होगा जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जैसे रो मटेरियल, लो मटेरियल आपको कॉल लाओगे तो कॉस्ट डायरेक्ट देना पड़ेगा। मशीन हो गया ऑब्वियसली। इसके बाद आप बोलोगे सर लेबर, जो लेबर वहां पे इन्वॉल्व है, इस काम के लिए इन्वॉल्व है, मतलब लगाना, हटाना, चीजें को सही करना, तो ये सब कॉस्ट किस में आ जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, हाँ डायरेक्ट कॉस्ट, इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। तो पहला लिखो डायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट और लिखो, दिस इज द कॉस्ट, this is the cost, this is the cost, this is the cost of direct material, comma direct labor, and direct expenses, direct expenses, एक्सपेंस, EXPENSES, एक्सपेंस होता है ना। बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? सबसे पहली बात बोलोगे सर डायरेक्ट मटेरियल क्या है? तो डायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएगा? वही आपका रो मटेरियल। आप बोलेगे फिर क्या था? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर समझ रहे हैं? इस हाँ लो मटेरियल से डायरेक्ट लेबर भी दो तरह का होगा, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट लेबर में आ गया जैसे वॉचमैन हो गया, आपका मैनेजमेंट का मेंबर हो गया, है ना। इसके बाद एडवर्टाइज के लिए किसी पीपल को रखे होंगे जो आपको एडवर्टाइज कर देगा, है ना, कि सामान बचे उसको एडवर्टाइज भी तो करोगे, ये भी लेबर हुआ कि नहीं? ये सब कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। तो डायरेक्ट लेबर है क्या? नहीं, इंजीनियर डायरेक्ट लेबर में नहीं। हाँ देखो, इंजीनियर का वो पर्सन जो डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व है, मतलब उसमें इन्वॉल्व है, मतलब मटेरियल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है तो हो जाएगा। बट अगर वो इंजीनियर जो सिर्फ प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे ऐसे करना है, पर कर नहीं रहा है, कर कोई और रहा है, प्लानिंग दे रहा है, तब ये फिर हो जाएगा इनडायरेक्ट में। डिपेंड कर रहा है कैसे कर रहा है काम वो। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, इनडायरेक्ट भी है। डायरेक्ट कैसे बोलोगे सर? अगर इलेक्ट्रिसिटी मशीन चला रहा है जिसके बगैर प्रोडक्शन हो रहा है, तब ये आ जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में। इसी को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेज। समझ में आएगा? और सपोज करो एसी चल रहा है, उसमें हम लोग आराम फरमा रहे हैं, सुपरवाइजर सब बैठा हुआ है, समझ में आ गई बात? तो एसी बैठा हुआ, तो ये सब क्या आ जाएगा? बहुत सारा, ऐसा ही नहीं, चाय पानी हो गया, ये सब किस कॉस्ट में आ जाएगा? देखो प्रोडक्शन में तो सब कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे ना यार, एवरीथिंग हम देखते हैं। आप लोग को नहीं पता होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना रोड रोड बनाने का, आपको पता होगा, वो ये भी देखता है कि चाय का कितना बिल आएगा, पानी का कितना आएगा, सब चीज इसमें दिया जाता है। क्या? देखो डायरेक्ट, डायरेक्ट से इतना बात, अगर ये मटेरियल के साथ इन्वॉल्व है, छेड़छाड़ कर रहा है मटेरियल को, तो डायरेक्ट हो गया। नहीं कर रहा है, बस प्लानिंग कर रहा है कि ऐसे तुमको करना है, ऐसे भी इंजीनियर नहीं करता है कुछ, बस क्या करता है?
प्लानिंग करता है। समझ, इंजीनियर आपकी अगर आपका कोई सीनियर जॉब कर रहा हो, देखना उसका काम होता है बेसिकली करवाना, लेबर वूबर होता है, उससे काम करवाना होता है। तो डायरेक्टली कौन कर रहा है? लेबर कर रहा है ना, उस जगह डायरेक्ट लेबर। लेबर हम भी हैं, इंजीनियर भी है, लेकिन ये डायरेक्ट। अभी एक चीज देखो, यहाँ पे जो आपका निशांत सर है ना, तो निशांत सर इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि आपको कौन पढ़ा रहा है? मैं भी लेबर हूँ, निशांत सर भी है, तो निशांत सर आपके लिए इनडायरेक्ट लेबर हो गया। मतलब इनडायरेक्टली आप इससे इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली आप किससे हैं? आपसे। तो हम आपके लिए लेबर हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए। और हम पे जो कॉस्ट होगा उसका क्या कॉस्ट कहलाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और जो इधर का होगा वो मैम सब है, उस सब का क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आ रही बात? अरे गलत बता रहा हूँ, क्या हुआ ये? इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्टली कौन आपके साथ इन्वॉल्व है? मैं हूं ना, मेन क्या है? हम है। तो ये हो गया डायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आगे बात? अब देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे हो जाएगा। अभी चलो ये एसी है डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि आपके साथ है, आप हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां जो एसी चल रहा है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ में आगे बात? समझ में आ रही है ना बात? बट नहीं, बट ये भी जरूरी है इफिशिएंट वर्किंग के लिए। अब पता चल रहा है इंजीनियर प्लानिंग कर रहा है, वहां पे एसी नहीं, गर्मी लग रहा है, तो अच्छा से प्लानिंग कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। बार बार पसीना पोछ रहा है, सही नहीं होगा क्या? वो भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो बस आपको समझना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो लिखा था उसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों होगा, डायरेक्ट भी होगा और इनडायरेक्ट भी होगा, डिपेंड करता है। डायरेक्टली अगर कंसर्न है तो डायरेक्ट, अगर डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्ट। हाँ, फालतू जल रही है, फालतू नहीं जलाता है। हाँ, बल्ब जला रखे हो रात के सेफ्टी के लिए, चोर ना आ जाए, बल्ब वल्ब है, तो ये सब क्या आ जाएगा? इनडायरेक्ट। बल्ब जल रहा है ना, बट उसका काम नहीं है, रात में तुम्हारा बंद होना चाहिए तब, लेकिन तुम सेफ्टी के लिए जला रखे हो ना। वॉचमैन रखे हो, वॉचमैन नहीं होता तभी भी काम चलता, लेकिन है तो क्या है, आप समझते हो सेफ्टी है, हम सिक्योर है, नहीं होता तभी भी चल सकता था काम। समझ, हाँ समझ में आ रही बात? और सब तुम लोग ऐसे मजाक मत समझो, समझा करो बात, है ना। जैसे सपोज करो, अगर सपोज करो यहाँ पे मैम मैम नहीं होती, लेट्स से जो, तो हो सकता आप में से 5 बच्चा नहीं आता, मे भी, लेकिन आता तो जरूर कुछ चलता, तो सिस्टम थोड़ा इनएफिशिएंट हो जाता। सिस्टम क्या होता? थोड़ा इनएफिशिएंट, मतलब अभी ज्यादा एफिशिएंट है, अब 4-5 ही होता, सिस्टम क्या होता? अनएफिशिएंट। तो ये भी होना क्या है? सिस्टम के लिए जरूरी है। क्लियर है? तो लिखो थोड़ा सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिख लेना। और भी देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, जैसे तुम लुब्रिकेशन यूज करते हो कि नहीं करते हो? मशीन चलेगा तो लुब्रिकेशन को यूज करेंगे हम लोग, तो हाँ ऑयल ऑयल जो भी चलेगा, जो भी होगा, तो वो आपके किस में? हाँ हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। लुब्रिकेटिंग ऑयल आ गया, ग्रीस वगैरह आ गया, मशीन चल रहा तो आप इसमें लगा रहे हो ना, तो ये सब किस में आ जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट। तो लिख लेना थोड़ा सा डायरेक्ट मटेरियल के बारे में। लो मटेरियल लिखो, रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल इज व्हाट? डायरेक्ट मटेरियल। लिखना इलेक्ट्रिसिटी, मशीन, टूल्स comes under direct expenses, comes under direct expenses। हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका पार्ट था? डायरेक्ट कॉस्ट का, तो इसे डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखना फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, दे रहा हूं मैं, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा, आप लोग का आज यूट्यूब होगा कि नहीं होगा? तब अगर रिवाइज करोगे तो यूट्यूब करोगे? करेंगे आप लोग? आप लोग तो आ जाओगे, चलो देख लेते हैं, उस टाइम बात कर लेंगे इसमें ग्रुप में, ठीक है? मैं सर से डिसाइड कर लूंगा, जो भी होगा ना हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाँ सेकेंड डायरेक्ट के बाद फैक्ट्री, फैक्ट्री ओवरहेड, और इसको हम बोलते हैं और फैक्ट्री एक्सपेंसेस। लिखना
ठीक ना, it is the cost, it is the cost associated with, it is the cost associated with indirect material, indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor, indirect material, indirect labor, indirect expenses, indirect expenses. अब आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होगा, समझो बात। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हो गया जैसे कि रेंट हो गया, रेंट क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट के बाद देखो कॉस्ट ऑफ, जैसे अभी क्या है, अभी चलो आप बोलोगे सर मोबाइल से बात करते हैं, बट अभी भी आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है फोन करने लैंडलाइन का यूज करता है ना, प्रीपेड जिसको सॉरी पोस्टपेड जो बोलते हो। तो अगर मान लो प्लानिंग कर रहा है तो पोस्टपेड के लिए बिल इसको करना पड़ेगा, तो ये बिल क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं इसको फैक्ट्री ओवरहेड अभी बोल देते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर बोलेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद इंटरनेट बिल हो गया, इंटरनेट बिल, इंटरनेट भी चल रहा हो तो इंटरनेट बिल हो गया। दैट ऑल आर, ये सब इलेक्ट्रिसिटी बिल मैंने बताया दो पार्ट है, एक पार्ट उसका डायरेक्ट और प्राइम में चला जाएगा, दूसरा फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट में आ जाएगा, लैक जो ऐसे सिंपल की यूज हो रहा है। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आ जाएगा, वॉचमैन, सुपरवाइजर, हायर ऑफिसर, हायर ऐसा नहीं ना जाता है ग्रीस लगाने के लिए, हम गाड़ी में लगा देते हैं ग्रीस इंजन में, नहीं ना, तो जितना भी होगा लिख लो थोड़ा सा, ये सब याद रहेगा। इनडायरेक्ट लेबर लिखना, इनडायरेक्ट लेबर, इसको बोलोगे तुम इनडायरेक्ट लेबर है तो नौकरी से हटा देगा आपको कि मैं लेबर लग रहा हूँ, समझ में आ रही बात। हाँ मुझे ही बोलोगे, मैं सुनने में बुरा लग रहा है यार लेकिन अकॉर्डिंग टू बोलना इंडस्ट्रियल आप हैं सर। कैसे हो जाएगा, इनडायरेक्ट लेबर का नाम लिखना, नाम नहीं लिखना है, मतलब किसके कौन कौन है, अब तुम लोग नाम लिखने लग जाओगे सबका तो फिर दिक्कत है। वॉचमैन, वॉचमैन, सुपरवाइजर, हायर ऑफिसर्स, हायर ऑफिसर्स, लाइक मैनेजमेंट जिसको आप मैनेजमेंट बोलते हो है ना, एक्सेट्रा। नेक्स्ट लिखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट लेबर लिखवाया ना, ये क्या था इनडायरेक्ट लेबर, अब लिखना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएगा रेंट, टेलीफोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन है, वैसे मैं सब मजाक कर रहे हैं, पूछेगा इंटरनेट बिल किसका पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड, इंडायरेक्ट नहीं फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे, और इस सबको मिला के इंडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, समझ में आ गई बात। अभी दो तीन कॉस्ट आएगा, सब मिला के क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल हम इस सबको अलग अलग नाम देंगे। हाँ ये बात इंडायरेक्ट में ही आ रहा है, लेकिन अभी हम इसको इंडायरेक्ट, आपके ऑप्शन में दो है, इंडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड, तो किसके थ्रू जाओगे, फैक्ट्री ओवरहेड के थ्रू जाओगे, ठीक है ना। इसके बाद हो गया, क्या लिखा आपने, इंटरनेट बिल, इसके बाद लिखो फैसिलिटी डेवलपमेंट, हाँ अब टेलीफोन बिल लिखा ना, हो गया। फैसिलिटी डेवलपमेंट, फैसिलिटी डेवलपमेंट क्या हुआ, नहीं फैसिलिटी डेवलपमेंट हुआ जैसे तुम पार्किंग, जैसे अगर कोई आ रहा है तो उसको पार्किंग की जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा पार्किंग के लिए। अगर कोई आ रहा है तो उसको पानी दोगे, कोल्ड ड्रिंक दोगे, चाय दोगे, है ना, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बात। तो ये अभी मत समझना सर मुझे कहाँ चाय पानी कोल्ड ड्रिंक मिलता है, तो वहां पे इंडस्ट्री की जब बात करते हो तो ये चीजें होती है, जैसे आप किसी के साथ मीटिंग करने जा रहे हो तो है ना, तो उसका कार पार्किंग होगा अच्छा जगह, समझ में आ रही बात, तो पार्किंग जाएगा। उसके बाद आप क्या चाहोगे, उसको चाय कोल्ड ड्रिंक लाइक दैट कुछ तो पिलाओगे, है ना, तो ये सब कॉस्ट किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट। तो लिख लेना फैसिलिटी डेवलपमेंट में ब्रैकेट में लिखना लाइक वाटर, पार्किंग, रिसेप्शन एक्सेट्रा, लाइक क्या सब, लाइक वाटर पार्किंग, वाटर पार्किंग नहीं जी, वाटर अलग हुआ और पार्किंग अलग हुआ, हाँ ठीक है, रिसेप्शन में आ जाएगा वाटर वगैरह, है ना, एक्सेट्रा।
अच्छा, वन मोर थिंग, मैंने थोड़ा सा आपको उल्टा बताया था। इनडायरेक्ट मटेरियल, देखो डायरेक्ट मटेरियल तो हुआ जो रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, रॉ मटेरियल। लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल ये होता है जो कि रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन इसको इफिशिएंट वर्क करने के लिए जरूरी है। जैसे आपका ग्रीस की मैंने एग्जांपल किया था, तो ग्रीस अगर नहीं भी दोगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं चलेगा। तो ग्रीस मेन फंक्शन के लिए नहीं है, बल्कि फंक्शन को क्या करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव और करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो कभी पूछे जाए कि इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है, तो बोल दोगे सर लुब्रिकेंट हो गया, ग्रीस हो गया, वो सब किस में आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। समझ रहे हैं बात? क्यों, अगर ये नहीं भी है तभी भी काम चल जाएगा। हाँ, वही तो मैं बोला, ये मिस्टेक्स हुआ था, मैंने बोला ना कि वो मेरा क्या हुआ था, मिस्टेक्स हुआ था। हाँ नहीं, उसका काम बस प्लानिंग करना है, नहीं होता है। ये क्या करता है, आपको लगता है मशीन में जाता है सामान लेके कुछ करने, नहीं जाता है ना। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट ओनली। आप बता, आप ही लोग बताओ, क्या सुपरवाइजर आता है काम करने यार, गिट्टी उठा के लेता है माथा पे, चलो दे आते हैं वहां पे। साथ खड़ा रहने से कुछ नहीं होगा। आप मीनिंग पे जाओ, साथ खड़ा है, साथ खड़ा है तो क्या हो गया, बेसिकली क्या बोला, डायरेक्ट इन्वॉल्व है मटेरियल के साथ। समझ में आगे बात, वही होगा। इन जनरल सुपरवाइजर का काम होता है सुपरवाइज करना, सारी चीज को हैंडल करना, देखना, वो भी बहुत जरूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। लेकिन वो डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, आप समझो कॉन्सेप्ट जो डिफिनेशन क्या, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्टली मटेरियल के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है, दैट्स ओनली। और सब इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल तो जो डायरेक्ट मशीन में जाएगा, जो जाएगा मशीन में जिससे हम काम करने वाले हैं डायरेक्ट। इसके बाद जो कुछ भी है, जैसे मान लो पेपर भी, आगे चल मैं बताऊंगा, पेपर भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, क्योंकि हमको पेपर में लपेट के देते हैं, तो मटेरियल है पेपर में देते हैं। कोई भी चीज, कार्टून होता है ना जी, कार्टून, जैसे कहीं किसी चीज का भेजते हो तो कार्टून में भेजते हो ना, तो यहाँ पे बुआ बहुत ज्यादा कार्टून इसको खरीदना पड़ता है, डब्बा जिसको बोलते हो, तो सब किस कॉस्ट में चला जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं था, लेकिन इसके बगैर हम सामान को भेज सकते थे क्या, नहीं, तो ये कैसा आ जाएगा, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल लिख लेना थोड़ा सा, हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल में लिख लेना, इनडायरेक्ट मटेरियल, कटिंग फ्लूइड, कटिंग फ्लूइड, ग्रीस, ग्रीस, कॉटन एक्सेट्रा, कॉटन, कॉटन। नेक्स्ट है थर्ड कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। आप लोग एक चीज देखते हो, लिखा होता है फैक्ट्री आउटलेट, आप लोग देखते हो ये चीज, कहीं के बार देखा होगा कि यार ये वुडलैंड का फैक्ट्री आउटलेट है, या आपने देखा होगा धमाका सेल, पूछते हो क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट है। नहीं ऐसा नहीं, देखो फैक्ट्री फैक्ट्री आउट कॉस्ट क्या होता है, वो कॉस्ट, जैसे अभी तक फैक्ट्री कॉस्ट में हम बोलेंगे ये जो होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ऑफ, अभी मत लिखना रुक जाना, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट। मतलब फैक्ट्री में कितना कॉस्ट हमें लगा था, टोटल कॉस्ट फैक्ट्री में, तो क्या आपने मटेरियल लाया था, मटेरियल पे कॉस्ट लगा, समझ में आगे बात, मटेरियल के बाद वॉचमैन था, लेबर था, इंजीनियर था, रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी था, वो सब आ चुका है, सब कहाँ लगा है, फैक्ट्री में। अब जब ये फैक्ट्री के जस्ट आउटलेट पे निकलने वाला है, तो जो कॉस्ट होगा इसको हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अब आएगा, अब आप एक सेलिंग कॉस्ट की बात करोगे, क्या करोगे, सेलिंग कॉस्ट, तो क्या करोगे, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ऑफ कुछ प्रॉफिट, अरे बेचोगे तो कुछ प्रॉफिट करके बेचोगे ना। अब ये पूरा कॉस्ट नहीं है, फैक्ट्री के बाद कभी हम एडवर्टाइज भी तो करते हैं, ये फैक्ट्री में तैयार है, अब हम इसको क्या करेंगे। तो एक चीज आप देखना, जो फैक्ट्री आउटलेट होता है जनरली थोड़ा सस्ता होता है, वजह पता है, क्योंकि उसमें कोई इसको बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं आया है, सीधा फैक्ट्री अपना। क्योंकि अब देखो अगर ये बेचेगा, समझो बात, अगर ये फैक्ट्री से ले गया, कहीं पे बिल्डिंग रेंट में लेगा, फिर ट्रांसपोर्टेशन में लेके जाएगा, तो उसमें कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। या कोई तीसरा एजेंट इस चीज को परचेज करके आपको दे रहा है, तो तीसरा एजेंट, एक तो ये अपना प्रॉफिट एजेंट से लिया, और एजेंट भी क्या करता है आपसे,
अपना प्रॉफिट लेगा, तो वो सब बनकर बहुत कॉस्टली बन जाता है चीजें। तो आज लिखना पहले फैक्ट्री कॉस्ट में लिखना, इट इज द समेशन ऑफ, it is the summation of, it is the summation of prime cost, it is the summation of prime cost and factory overhead cost, and factory overhead cost. Factory overhead cost लिखना, it is the cost at the outlet of factory, it is the cost at the outlet of factory, it is the cost at the outlet of factory. फैक्ट्री कॉस्ट को लिख लेना प्राइम कॉस्ट ऐसे करके, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऐसे लिख लेना। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे, फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है। अब आएगा टोटल कॉस्ट, क्या आएगा, हेडिंग डालो नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट। ओके, टोटल कॉस्ट क्या होगा बताओ। अब एक बात बताओ, आपने सामान बना के तैयार कर लिया, सामान बना क्या किया आपने, तैयार कर लिया। अब सपोज करो ये इंजीनियर सक्सेस था, पूरा टीचर उचर को हम लोग को तैयार, फुल बिल्डिंग विल्डिंग बन के तैयार, समझ में आ गई बात, और हम लोग भी आ गए हैं, सब तैयार है पूरा, अब वेट है बच्चे का, तो कैसे आएगा, इसको हम क्या करेंगे, एडवर्टाइज। या मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट कैसे जानेगा सब, हम कॉलेज में जाके बताएंगे सबको कि हमारा इतना अच्छा स्टूडेंट है, इतना अच्छा टॉपर है, हमारे पास सब कुछ बेस्ट है। तो ये इसमें क्या एडवर्टाइज हुआ कि नहीं हुआ, उस पर कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा। इसी तरह से जैसे आपने कोई भी अपना फैक्ट्री में आपने जो बना लिया, जो कॉस्ट आ गया, उसके बाद उसका प्रचार भी तो करोगे कि यार ये पेन खरीदो, इससे ये फायदा है, ये है वो है, बहुत सारी की बातें होती है कि नहीं होता है। इस पे कॉस्ट जाएगा नहीं कि नहीं जाएगा। मोबाइल में क्या चेक कर रहे हो, समझ में आ रही बात। तो बोलोगे सर इसमें भी क्या जाएगा, जैसे आप लोग देखते हो ना, कुछ कोई भी आता है बड़ा बड़ा एडवर्ट, जैसे आप देखते हो कि कोई भी कंपनी आती है शुरू में, जिसके पास अच्छा पैसा होता है, बड़ा बड़ा सुपरस्टार को पर्ची कर लेता है कि नहीं कर लेता है, तो वो सब कॉस्ट क्या करेगा। अब सुपरस्टार को ये कहाँ से कॉस्ट देगा, इसी में से निकाल के देगा ना जी। तो ये भी जोड़ेगा कि अच्छा सुपरस्टार 2 करोड़ लिया, इतना प्रोडक्ट बिका, तो उसके अनुसार हमको एक प्रोडक्ट पे कितना दाम, तो ये सब इसका टोटल कॉस्ट है। अब जब ये करेगा उसके बाद क्या करेगा, अपना उस पर प्रॉफिट लगाएगा। ये देखेगा कि फैक्ट, चलो हमको 10 रुपया लगा मटेरियल खरीदने में, समझो बात, 15 रुपया लगा लेबर पे, सारा बिल, एक मटेरियल की बात कर रहा हूँ ऐसे रेंडमली, 15 रुपया लग गया किस पे, लेबर वेबर सब मिला के डायरेक्ट कॉस्ट में आ गया, डायरेक्ट लेबर। उसके बाद 50 रुपया लग गया बिल्डिंग रेंट फैंट इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये सब था आपका क्या, फैक्ट्री कॉस्ट। अब आपको 10 रुपया क्या लग गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट या मार्केटिंग कॉस्ट व्हाट एवर, तो टोटल ये सब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 70 85, ये 85 जो होगा इसको हम बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, अभी तो अभी प्रॉफिट हमें मिला ही कहाँ है, बेचेंगे तब ना मिलेगा, अभी हमको प्रॉफिट कहाँ मिला है, हाँ सब मिला दिए हैं। अब जाके इसको बेचेंगे तब हम क्या करेंगे उस पे, अगर हम इसमें प्लस 10 रुपया बिक कर देंगे तो प्रॉफिट हो गया, इसको बोल देंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोल देंगे, सेलिंग प्राइस। जितना हमें प्रॉफिट करना उतना ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस। समझा क्या। तो नेक्स्ट लिखो टोटल कॉस्ट। क्या आज उनका अंतिम दिन है लग रहा है, लिखो टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखो, ऐसे लिखो सही करके, फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ लिखो ना, टोटल कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस प्लस करके लिखते रहो, प्लस मार्केटिंग कॉस्ट कॉमा कॉमा, मतलब ऐसे करके लिखो, एडवर्टाइजिंग की बात ऐसे करके, एडवर्टाइजिंग लिखा
इसका ऐसे कर दो, मतलब और मार्केटिंग आपने लिखा था, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। इसमें प्लस 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 गवर्नमेंट टैक्स भी लिख दो, प्लस गवर्नमेंट टैक्स। अब जो भी इसमें गवर्नमेंट टैक्स लिख दो, है ना। जैसे आप कोई चीज टैक्स भी तो लगता है, नहीं लिखा होता, आप जब कोई चीज परचेज करते हो 20 रुपए में लिखता है ना, इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, है ना। तो वो भी क्या करेगा, इसमें भी ऐड कर देगा कि कितना हमको खर्च आ रहा है। इसके बाद आपको 20 रुपए में दे रहा है, मतलब इसको 5 रुपए 10 रुपए क्या हो रहा होगा। आप लोग देखियो ना, इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज उस पर भी लिखा रहता है कि इसमें क्या है, टैक्स। ऐसे एक आप लोग टैक्स देते हो कि नहीं देते हो। दुनिया में हर आदमी, इंडिया में कोई भिखारी भी है ना, वो भी टैक्स देता है ना। बट टैक्स होता है दो तरह का, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जैसे हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, जब आप लोग इनडायरेक्ट कर रहे हो। हर कोई करता है, लोग गांव में जाओगे बोलेगा हम कहाँ टैक्स देते हैं। अरे बेवकूफ, नमक खरीदते हो, तेल खरीदते हो, चावल खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, टूथपेस्ट खरीदते हो, गंजी पैंट खरीदते हो, कुछ तो खरीदते हो, समझ में आया। तो आप क्या कर दिए हो, टैक्स दे रहे हो। कुछ भी खरीदा ना, आपने टैक्स दे रहे हो। आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो नहीं बोलता है क्या, रोड टैक्स दो, समझ में आ गई बात। तो टैक्स से हम लोग जिंदगी भरा पड़ा है। आप अभी पेट्रोल से आते हो, 30 या 33 रुपए टैक्स देते हो, नहीं आ रहे हैं। 1 लीटर में कितना रुपए टैक्स देते हो। हाँ, तो समझ में आ रही, सब क्या है, हमारा टैक्स है। समझ में आ गई बात, क्या है ये सब टैक्सेज है। तो टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप जो है, आपको बोलेगा टैक्स किसका, चलो कोई बात नहीं, इतना कहाँ आप पड़ गए हो इसी के चक्कर में। तो जो बेचते हैं हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट हम पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस की बात करेंगे। सेलिंग प्राइस हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ जो हमें क्या करना है, प्रॉफिट लेना है। लिखो, नेक्स्ट लिखो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग प्राइस, जो भी सेलिंग कॉस्ट। आप लोग पूरा लिख लो, सेलिंग कॉस्ट पूरा लिख लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ना पुलिस नहीं हो जाए, हो जाएगा याद ना, ठीक है। या सेलिंग कॉस्ट, जो भी एक ही बात है। क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट। क्या समझा, क्या पॉइंट क्लियर है। तो इस तरह से आप कोई भी चीज को मार्केट में बेचते हो, क्लियर है। अब एक चीज और आता है, देखो जब कोई कंपनी होता है, इनिशियल में उसको कुछ पता नहीं होता है। क्या होता है, हमारा कंपनी चलेगा कि नहीं चलेगा। कर लो अब्दुल, तुम लोग पहले बातें करो। यहाँ पे अगर अति लगा देंगे ऑल आउट, कौन कॉस्ट आ जाएगा, इनडायरेक्ट नहीं आएगा, अभी फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा, क्योंकि ये प्लांट में आया है ना। ये क्या हो जाएगा, तो बोल दो सर फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट बढ़ाओ सर। समझ में आगे बात। डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी बात करेंगे, बट आगे अभी फिलहाल अलग अलग, उसी में से दो भाग करेंगे, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। जैसे देखो इनडायरेक्ट कॉस्ट ये होगा, जैसे लेबर, जैसे तुम्हारा सुपरमैन है, सुपरमैन नहीं है, सुपरवाइजर है। क्या है, सुपरवाइजर। अब तुम 10 गो प्रोडक्ट बनाओ या 20 गो प्रोडक्ट बनाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे फिक्स परमानेंट हूँ, तो अब सपोज करो क्लास में 100 बच्चा आता है या 10 गो आता है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, या उसको तो उतना तो देना ही देना है। तो हम उसके लिए हो गए इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या हो गए, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट है। चाहे 20 बचाओ 50 बचाओ, से इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल आइडियली तो पड़ता है, इन जनरल एक्चुअल में तो पड़ता है कि यार इतना है, मैं समझ में आ रही बात। लेकिन इन जनरल हम बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं, तो उस सब हो जाएगा हमारा क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएगा। अभी आगे देखेंगे क्या, नहीं जितना ज्यादा मटेरियल होगा लेवल आपको उतना ज्यादा देना पड़ेगा ना, ऑब्वियस बात है। हाँ वॉचमैन हो सकता है आपका, वॉचमैन चाहे 2 बिल्डिंग हो 1 बिल्डिंग हो, मोटा मोटी क्या है में। अब मान लो 3 फ्लोर का देख रहा है, एक ही वॉचमैन है कि नहीं है, एक और ऊपर बना देगा तभी भी एक वॉचमैन रहेगा, और बना देगा तभी भी क्या रहेगा, नीचे में बैठा है किसी को जाने नहीं देना है, बस हो गया। तो इससे नहीं फर्क पड़ रहा है।
समझ में आ रही बात रोहित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जैसे भी आपको समझना है बस समझ आ जाना चाहिए, है ना। वे ऑफ तरीका जो भी हो, बस आपको फाइनली क्या आना चाहिए। हाँ नेकी आज मोबाइल में बहुत लगा हुआ है, लगे रहने तो क्या है, कुछ स्पेशल चल रहा है आजकल, इसलिए आप लेट के सो रहे हो आजकल। चलो पढ़ लेते हैं, बाद में बात, कुछ देर बाद बातें करेंगे, क्या बोलते हैं? पढ़ लेते हैं अभी। समझा क्या क्या विचार है, कंटिन्यू करें अभी और रिवाइज वाइज करोगे तुम लोग, जो विचार है। नहीं नहीं थर्मल की बात कर रहा हूँ, किस में से, यहाँ से पार्ट टू टॉपिक से, कल के एग्जाम यहाँ, ये इसमें आपके एग्जाम में तो आएगा ही आएगा ये, आप इसमें नहीं पता एनएचपीसी में है या नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, एक होता है, समझो भाई ध्यान से देखो, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, कौन पॉइंट्स, अभी आपने क्या लिखा, सेकंड प्लस क्या लिखा, टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट। सपोज करो अगर आपने प्रॉफिट को जीरो कर दिया, मतलब जितना आपको कॉस्ट लगा बस उतना ही आपने क्या किया, इसको बेच दिया, मतलब ना तो आप लॉस में है, ना ही आप प्रॉफिट में। जब आप ना लॉस में हो ना प्रॉफिट में, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब एक ऐसा पॉइंट है जहां जैसे क्या, अभी आप समझो आपका टोटल कॉस्ट आ गया, अभी आप बात करोगे सर अगर हमने सेलिंग प्राइस लिखा था, एसपी क्या लिखा था बताओ, टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ प्रॉफिट, यही लिखा था ना, यही लिखा था ना। अब एक काम करो, मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तू प्रॉफिट, क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन, तुमको नहीं पता है ये, तभी तुम थर्मल का क्वेश्चन लगा रहे हो बैठ के। कौन सा एयरक्राफ्ट में कौन सा साइकिल यूज होता है, सही बता रहे हो, बेल कोलेमैन को ही क्या बोलते हैं, रिवर्स रिटर्न ना, बेल कोलेमैन बोलो, रिवर्स रिटर्न बोलो, क्या सब क्या है, क्या है, किसके लिए क्वेश्चन है ये बताओ। हाँ क्या है, दोनों ऑप्शन है, बेल कोलेमैन भी और दोनों सही है, दोनों सही है। बेवकूफ इसको बनाना, एक ही साइकिल का नाम वही होता है, जूल साइकिल, बेल कोलेमैन साइकिल, रिवर्स ब्रिटन साइकिल इज द सेम थिंग। दिमाग कम होगा क्वेश्चन बनाने वाले के पास, दोनों ऑब्वियस सी बात है, मैं बताया ना क्या है, एक ही बात है ना, जूल या रिवर्स ब्रिटन सब एक ही है। चलो कोई बात नहीं, अभी अभी इधर ध्यान दे दो, नहीं तो बाद में फिर हाँ नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बनाना ही नहीं चाहिए, दोनों ऑप्शन सही होगा। जब नहीं तो कोई भी उल्टा भी लगा के आएगा तो बच्चे बाद में चैलेंज करेगा ना, यार ऐसे कैसे, तो दोनों को नंबर मिलेगा, ऐसा होता है। एक ऑप्शन डी होता है इसमें से, है ना, कि बोथ ए एंड बी, इस टाइप से। समझ में आ गया बात। तो आप बोलोगे, सब बोलेगा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, क्या बोलोगे, ना लॉस हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक। आपको मैं बताता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट मैंने कहा लिखवाया था, मैं क्या लिखवाया था, अभी देखो तो हेडिंग देखो ना, ब्रेकिंग पॉइंट एनालिसिस है, ब्रेक इवन एनालिसिस है। समझ में आ गया बात, तो लिखो थोड़ा सा, नहीं ऐसे पॉइंट करके लिखो ना, पॉइंट करके ऐसे लिखते रहो अभी। लिखो, break even is the point, break even is the point, break even is the point, break even is the point at which organization neither earn profit neither earn profit neither earn profit neither earn profit nor suffer from losses।
nor suffer from losses, nor suffer from losses. From FROM, मतलब जहां पे ना तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा न ही प्रॉफिट होगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ गई बात? चलो वेल, अब देखो, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर एक बात बताओ, इसको हम आपस में कैसे कोरिलेट करें? अभी हमने पढ़ा ना बहुत सारा कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब कंपनी कैसे इसको कोरिलेट करेगा आपस में? अब वहां पर जहाँ पे करोड़ों में ऐसे काम हो रहा है, या ऐसे जोर जोर के कर सकता है क्या? नहीं कर सकता यार। अभी 10-5 रुपया तक जोर बोर के कर लोगे, लेकिन जहाँ पे इतना सारा बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हजारों सौ करोड़ का उसका टर्नओवर होता है, ये ऐसे 50-100 रुपया जोड़ सकता है? संभव नहीं है, बहुत मुश्किल हो। इसके लिए हम पॉइंट पढ़ते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको एक चार्ट दिखाते हैं, चार्ट से सब बात समझ लेता है, बस हो गया। आप एक बात बताओ, जब आपका बॉस होता है तो आप चाहते हैं इसको जितना आराम से चीजों को सिंप्लीफाई किया जा सके। जैसे आप इंजीनियर हो, आप ही इंजीनियर है ना, तो आप अपने सीनियर को कैसे समझाओगे कि सर इतना टोटल कॉस्ट आ रहा है? अगर ये हजारों में करोड़ों में है तो कैसे करोगे? ऐसे नहीं ना कि 5 रुपया की चाय पी लिया था, 10 रुपया को सिगरेट पी लिया था, ये बिस्कुट खा लिया था, है ना, फिर 10 रुपया ऑटो का बिल लगा था। समझ में आ गया? सब्जी का क्यों लगे? सब्जी अपना पर्सनल कॉस्ट में आएगा कुछ में। चलो ये चाहता है कि सब बातें करें, तो चलो करो, क्लियर है? चलो देखो फिर, बहुत तुमको क्या बोले थे, तुमको ये सब्जी वाला एग्जाम्पल तुम 3 बार से क्यों दे रहे हो? गलत बात। चलो नेक्स्ट लिखो। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल से समझो बात। देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे कोई कंपनी है, सिंपल मान लो एक पेन बनाती है कंपनी, सिंपल। एक पेन बनाने का, समझो बात, एक पेन बनाने का इसको कॉस्ट आ रहा है 10 रुपया। कितना आ रहा है? 10 रुपया। समझ में आ गई बात? मैं एक बताता हूँ, उसके पास जो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, कितना है बच्चों? फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट मतलब एफसी जो है वो 80 रुपया है। कितना है? कितना है बताओ? 80 रुपया। अरे तुम लोग समझो, कुछ समझा रहे, बाद में सब कंफ्यूज करोगे। आपको एक बात बताता हूँ, इंडस्ट्रियल उतना मुश्किल है कि आपको नहीं पता होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। थर्मल से भी अच्छा से समझने की कोशिश करो, नहीं तो उड़ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके बताऊं आपको, ये चीज सब नहीं आएगा समझ में, बुक में ऐसा लिखा रहता है। तब समझो बात, फैक्ट्री कॉस्ट 80 रुपया है। फैक्ट्री कॉस्ट, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, या मान लो फैक्ट्री कॉस्ट ही बोल देते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ये वगैरह सब हम जोड़ देते हैं। अब आप बोलोगे एक कॉस्ट को, एक को बनाने का 10 रुपया है। समझ में आ बात? और ये जो फैक्ट्री का मतलब इस तरह से फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, ये मान लेता हूं फैक्ट्री हमारा, फैक्ट्री का जो ओवरहेड बोले थे ना, ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट, ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट कितना है? 80 है। और एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना है? 10। तो एक बात बताओ, अगर तुम एक पेन बनाओ, तो अगर तुम एक ही पेन बनाते हो तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 90। अब देखो, अब कंपनी चाहेगा यार कम से कम हम ऐसा कंडीशन करें कि ना तो हमको लॉस हो ना हमको प्रॉफिट हो। तो एक पेन को बनाने का कॉस्ट मतलब ये एक पेन को सेल मतलब समझ लो 10 में बनाता है तो 90 रुपया हो गया। तो समझो ऐसे ऐसे करके ये, और एक पेन को बेचता है 20 रुपया में। कितना बेचता है? मान लो ये सेलिंग प्राइस है कितना? 20 रुपया मान लेता हूं। तो अब देखो, अब ये क्या करेगा? 20 ऐसे कर करके, अगर ये समझो बात, अगर ये कितना एक पेन को बेचेगा तो उसको कितना रुपया प्रॉफिट होगा? 10 रुपया। अब समझो बात, ये अगर 80 रुपया 90 रुपया हो गया। ऐसे ऐसे अगर ये 10 पेन बना देता है, कितना पेन बनाता है? 10 पेन। तो 10 पेन बनाएगा बच्चों तो कितना आ जाएगा? 10 180 रुपया हो जाएगा। नहीं आ रहा है समझ में? या अगर मान लो 9 पेन बनाए तो कितना कितना पड़ेगा? 90 और प्लस 80, टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 117। नहीं नहीं, फैक्ट्री ओवर कॉस्ट के क्या क्या कॉस्ट क्या होता है? मैंने क्या बोला था कि ओ इन जनरल रॉ मटेरियल पे वैरी। जैसे एक बार आप सुनो, कौन सा नहीं नहीं नहीं, ये तुम अगर इस रूम में अगर एसी चल रहा है तो एक मटेरियल बनाए या हम 5 मटेरियल बनाए क्या? नहीं, अगर तुमने मंथली हायर कर रखा ना सब कुछ, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।
समझ में आ रही बात? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना होना चाहिए ये मैं बताना चाहता हूँ। तो तुम बोलोगे सर अगर देखो हम 10 को पेन बनाते हैं ना सर, तो हमें 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 20 रुपया प्रॉफिट हो रहा था कि नहीं हो रहा है? 10 को पेन को 200 में बेचोगे और टोटल कॉस्ट कितना आया था? 180। तो तुमको ये तो पता होना चाहिए ना कि अगर हमको 20 रुपया का प्रॉफिट करना है तो हमको कितना यूनिट बनाना पड़ेगा। छोटी सी बात से समझो। और एक चीज और समझो, कॉस्ट हमारा दो तरह का होगा, समझ रहे बात? एक होगा डायरेक्ट, एक होगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो होगा जो डायरेक्टली मटेरियल के साथ है। जैसे समझो बात, मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुपरमैन है, सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर समझो बात, चाहे तुम्हारे प्रोडक्ट सिस्टम में 10 गो प्रोडक्ट बने या 50 गो बने, क्या इससे सुपरवाइजर का सैलरी में कोई चेंज आएगा क्या? जो उनको मिल रहा है वही मिलेगा। इंजीनियर है, उसका काम था प्लानिंग करना। अब ये चाहे 10 को प्रोडक्ट के डिजाइनिंग करे या 15 को करे, इसको सैलरी हम दे रहे हैं ना यार, 15,000 दे रहे होंगे कम से कम, तो क्या दे रहे हैं इसको? सैलरी दे रहे हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है इसको? समझ में आ गई बात? और एक बात बताओ, जैसे ये रूम है, समझ में आ गई बात? अब रूम में अगर हम सामान रखना है तो ये रूम का चाहे हम आधा सामान रखें या पूरा रूम में रखें, रेंट हमको सेम लगेगा कि नहीं लगेगा? किस, अच्छा नहीं इनडायरेक्ट, अच्छा हाँ देखो, जब कॉस्ट इन नहीं, मैंने ये नहीं बोला था कि ये फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी पार्ट हो सकता है और डायरेक्ट कॉस्ट का भी हो सकता है, डजंट मैटर। तो इसमें इस पे छोड़ो लुब्रिकेंट, हालांकि इन जनरल लुब्रिकेंट का इतना बड़ा रोल नहीं होता है सब टोटल कॉस्ट के तुलना में, तो कोई बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा आगे चल के। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आप क्या चाहोगे? आप अपने प्लांट इंजीनियर को बताओगे कि भाई साहब, ये बोलेगा कि भाई हमको 200 रुपया प्रॉफिट चाहिए। अब काम किसका है? ये मैनेजमेंट का आदमी, उसके पास इतना दिमाग। आप हो इंडस्ट्रियल इंजीनियर, आपका टारगेट है कि उसको कम से कम कितना है? 200। 200 एक छोटा एग्जांपल, एक करोड़ों में होता है कि हमको इस महीना में 300 करोड़ चाहिए प्रॉफिट। तब इंजीनियर अपना आप दिमाग लगाने लगेगा कि किस कॉस्ट को हम कम करें, कम से कम कितना हम यूनिट को प्रोड्यूस करें और उतना सेल करें ताकि हमको कितना प्रॉफिट हो जाए? 300 करोड़। तो अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो वही बताने वाले हैं कि अगर हमको कोई पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए तो हमको कितना प्रॉफिट, कितना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। उसमें हमको सबको पता होगा कि 1 यूनिट के बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है। सो सब चीज हमें क्या रहेगा क्वेश्चन में पता रहेगा। समझ में आ रही बात? चलो तो नेक्स्ट लिखना, लिखना टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तुम्हारा आज ऐसे हो क्या रहा है? लग गया? क्या क्या बोल रखा हूँ? अभी आज पढ़ाई छोड़ दो, अगर सुन के देखो, देखो कान के पास, बोलेगा तो छोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। मना कर रही है नहीं, क्या विचार? टोटल, अब देखो, अब समझो बात, जो भी टोटल कॉस्ट है ना, इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। टोटल कॉस्ट को हम 2 भाग में, अब होगा फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। क्या होगा? समझो बात, अब क्या होगा? अभी जो कॉस्ट तुमने पढ़ा था सब मिला के क्या आ गया था? टोटल कॉस्ट। और सेलिंग प्राइस क्या था? टोटल कॉस्ट प्लस ऑफ समथिंग प्रॉफिट। अब जो है हम टोटल कॉस्ट को 2 भाग में डिवाइड करने वाले हैं। तो एक भाग क्या कहलाएगा बच्चों? हाँ, एक कहलाएगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट और एक क्या कहलाएगा? देखो, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होगा जो कि नंबर ऑफ यूनिट से इंडिपेंडेंट है। मतलब तुम चाहे 10 यूनिट बनाओ या 15 यूनिट प्रोड्यूस करो या 20 यूनिट प्रोड्यूस करो, इससे फिक्स्ड कॉस्ट वैरी नहीं करेगा। आप इसको एग्जांपल समझो, जैसे एक बार आपने मशीन खरीद लिया, समझो बात, लिख लो, एक बार आपने मशीन खरीद लिया, मशीन आपका 5 लाख का आया, तो आप इस मशीन से या तो एक प्रोडक्ट बनाओ या 10 प्रोडक्ट बनाओ या 100 बनाओ, तो वो मशीन का कॉस्ट फिक्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ एसी चल रहा है, अब इस एसी में हम 10 गो प्रोडक्ट को रखें या 5 गो प्रोडक्ट को रखें, तो फर्क पड़ेगा क्या? एसी का वही बिल आएगा कि नहीं आएगा? हमने एक बार रेंट बिल्डिंग पे ले लिया, बिल्डिंग को रेंट पे ले लिया, अब चाहे उसमें हम काम करें या ना करें, हमें रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो ये सब कहलाता है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहलाता है? फिक्स्ड कॉस्ट। जो नंबर ऑफ वेरिएबल से, जो नंबर ऑफ वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इन जनरल देखो, इन जनरल आप आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत ज्यादा बना लिए तो ये इतना हमको प्रैक्टिकल होने की जरूरी
नहीं है, क्योंकि हम क्या हम लोग हमेशा इजी चीज बढ़ते हैं। होगा, अब हम बहुत बना लेंगे तो हो सकता है हमें ज्यादा रेंट लेना पड़े, मे बी पॉसिबल, लेकिन इसके बारे में हम पढ़ाई नहीं कर रहे। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात। सपोज करो यहाँ पे अभी कम बच्चा, अगर 200 बच्चा हो जाता तो यहाँ पे काम चलता क्या? नहीं चलता, तो हमें कहीं और देखना पड़ता। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ऐसे में कॉस्ट आपका फिक्स्ड भी चेंज हो सकता है, लेकिन हम हमारा जो एनालिसिस है या हमारे जो सिलेबस का जो पार्ट है बच्चों, इसमें ये बात एजम्पशन एक तरह से है कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो फिक्स्ड कॉस्ट से बेसिकली क्या है, इंडिपेंडेंट है, फिक्स्ड कॉस्ट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वही तो बोल रहा हूं, अब आप पे डिपेंड करता है ना, आप इस महीना कम निकाल रहे हैं। एक देखो, एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जानते हो ना, फाइनेंशियल ईयर जैसे 21 से 22 होता है, तो उसमें आपने 5 लाख का मशीन था, उससे आपने कितना काम लिया? हो सकता है बहुत काम ले सकते थे, आपने इतना नहीं लिया किसी कारण से, तो फैक्ट्री हुई तो फिक्स था ना आपका कॉस्ट। अब जितना ले सकते अच्छी बात है, लो, प्रॉफिट हमें मैक्सिमाइज करना है, लेकिन आपने कितना लिया काम, ये डिपेंड करता है। आपके पास बहुत सारा एम्प्लॉय था, वो काम कर सकता था, लेकिन किसी कारण से काम नहीं हुआ, तो वो चीज सब आपको देखना है ना। तो अब बोलना, यहाँ पे लिखना, टोटल कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पास्ट। अच्छा, अब बोलोगे सर फिक्स्ड कॉस्ट कैसे होगा? देखो इधर, इधर है हमारे पास कॉस्ट, इधर क्या है हमारा कॉस्ट, और इधर है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन या यूनिट ऑफ ग्रोथ। इधर क्या है? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन यूनिट वाइज। कैसा? यूनिट में समझ लेना, 1 पीस 2 पीस 4 पीस, जिसको हम बोलते हैं यूनिट में। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, देखो ये होगा, क्या होगा? देखो इधर, इधर देखो, इधर चाहे तुम एगो प्रोडक्ट बनो या 2 गो बनो, ये 1 2 3, समझ में आ रही बात? तो कितना है प्रोडक्ट बनाओ, क्या ये वेरिएबल, ये कॉस्ट बदल रहा है क्या? नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये वाला कौन कॉस्ट है? ठीक है, लिख लो। क्लियर है? अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या सब आएगा, कभी आपसे पूछेगा तो लिख लो इसमें। फिक्स्ड कॉस्ट में लिखो रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ, अच्छा एक चीज मैं आपको पूरा क्लियर, सुनो मेरी बात, देखो ये हमारा एनालिसिस का पार्ट है। आप ज्यादा एक्चुअल होगे ना तो आपको लगेगा चीजें गलत है, सही बात है। जब चीजें बहुत बढ़ जाएगा तो हमें रेंट बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा आइडियल हम पढ़ रहे हैं कि सब चीज क्या है, चल रहा है आराम से, कि जैसे कि कम है 10-20 था तो 10-20 में ही चल रहा है। बहुत ज्यादा वेरिएशन, अरे वेरिएशन बहुत, जब बहुत वेरिएशन हो जाएगा तो हमें चेंज करना पड़ेगा। बहुत वेरिएशन नहीं हो रहा, पहले 200 आता था, अब 250 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, तो उसमें कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं हो रहा, ऐसा मान के हम चल रहे हैं। तो आप लोग, मुझे लगता है कि बच्चा जब यहाँ पे ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है ना तो कंफ्यूज करने लगता है, कैसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा आपको होने की जरूरी नहीं, आप ये सिंपल मान चलो, यहाँ पे 10 बच्चा है, 15 हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, इसमें काम चल जाता है ना यार। छोटा छोटा वॉल्यूम की हम बात करेंगे, ठीक है नेगी? ठीक है, लिखो रेंट ऑफ बिल्डिंग, वॉचमैन, वेरिएबल में क्यों आएगा? रख नहीं, सुनो सुनो, तुम नहीं समझ रहे हो। अब तुम्हारा टोटल कॉस्ट है ना जी, कंफ्यूजन स्टार्ट, टोटल कॉस्ट है अमन। टोटल कॉस्ट में कौन कौन कॉस्ट आ गया था? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सब आ गया था ना जी। टोटल कॉस्ट में आपका सब, वॉचमैन का भी सैलरी आ गया था। अब हम क्या करें, टोटल कॉस्ट को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। अब एक होगा फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगा टोटल कॉस्ट में क्या सब आ गया था? प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, इसके बाद क्या था? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एक था आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या था? ट्रांसपोर्टेशन,
ये वगैरह जो एडवर्टाइजमेंट आप लोग किए वही जोड़े थे। अब हम टोटल कॉस्ट को 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। क्या नहीं, वॉचमैन का सैलरी फिक्स है इसलिए फिक्स कॉस्ट नहीं बोलेंगे। मतलब ये जो है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से क्या है, यूनिट है। अब मानो यहाँ पे आप एगो स्टूडेंट आते पढ़ने या 5 गो आएगा, वॉचमैन का सैलरी क्या रहेगा, सेम है ना। ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि एक स्टूडेंट यहाँ पढ़ने जा रहा है कि 5 स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है, इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सैलरी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश करो। सैलरी फिक्स है इसलिए फिक्स कॉस्ट नहीं है वो। वॉच, अरे यार तुम लोग ना मतलब पता नहीं, मैं बोलता हूँ आम सब समझ रहे हो इमली, मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोगों को। ये बेसिकली इस चीज से इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से इंडिपेंडेंट है। समझ में आ गया। अब उसका मतलब किसी कारण से अगली महीने हम सैलरी बढ़ा दिए, रुक जाओ, सैलरी अगर हम बढ़ा दिए तो हमारा बात है, अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कल को हम वॉचमैन ये नहीं बोलेगा कि आपके कोचिंग में 10 बच्चा आएगा तुम सैलरी बढ़ेंगे, ये नहीं बोलेगा मुझे। हाँ म्यूचुअल है, 10 के बाद 11 कर देंगे कि हम बोलेंगे ठीक है तुमको बढ़ा देंगे अपने अनुसार, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है। जैसे कि एक हम पेन बना रहे हैं, एक वॉचमैन हमने लगा रखा है, अब हम पेन का अपना पेन बना रहे हैं, अब हम 20 पेन बनाए, 100 पेन बनाए, 200 पेन बनाए, इससे उसकी सैलरी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से उसकी सैलरी क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ना कि इसलिए क्योंकि उसका सैलरी फिक्स है। समझ में आ रही है ना बात। हाँ बताओ अब। हाँ चलो ओके, आ गया ना समझ में। और दूसरा डर हो रहा है बताने में तुम लोगों को, पता नहीं बोलता हूँ कुछ समझते हो कुछ। दूसरा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा यार, हाँ इसका हो गया। अच्छा हाँ बता, क्या सा बता रहे थे हम आपको। हाँ वॉचमैन हो गया ना, हायर ऑफिसर्स यही सब। हाँ मशीन भी आ जाएगा, मशीन भी, क्योंकि एक बार आपने ले लिया, ले ली, अब आप उसे जितना करो आपका फिक्स्ड हो गया वो, आप उससे एक सामान बनाओ या 5 बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको पूछे इन एक्चुअल, आपसे कभी पूछा एक्चुअल में फर्क पड़ेगा, बोलो क्यों। जैसे हाँ खराब होगा, जैसे जैसे लॉन्ग टर्म होगा हाँ उसमें अलग हो जाएगा। और नहीं दूसरी बात, टाइम के साथ उसकी वैल्यू तो डिग्रेड होगा ना। जैसे एक आपने गाड़ी लिया 10 लाख का, तो टाइम के साथ उसकी वैल्यू क्या होगा, डिग्रेड, हाँ डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो ये सब आगे फिक्स हो। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होगा, ऐसे करके होगा, देखो आपने 1 यूनिट बनाया तो कॉस्ट ये था, आपने 2 यूनिट बनाया कॉस्ट बढ़ गया, आपने मतलब वैसा कॉस्ट जो किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड, रॉ मटेरियल हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट लेबर भी आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर। एक एक ये लोग आपने एक पॉइंट लिख रहे हैं ना, पहले फिक्स्ड कॉस्ट में लिखना, थोड़ा सा पॉइंट लिखना फिक्स्ड कॉस्ट में, फिक्स्ड कॉस्ट में पॉइंट लिखना, हेडिंग डालना फिक्स्ड कॉस्ट, कुछ पॉइंट लिखो, लिखो द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स्ड कॉस्ट में द कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, the cost remains fixed or constant or constant or constant irrespective of irrespective of irrespective of irrespective of volume of production, volume of production. It include salary of watchman, it includes salary of watchman, higher officials, higher officer, rent of building, rent of building, cost of machine, अच्छा एक चीज और बताओ, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ब्याज, मतलब तुमसे हिंदी पूछा क्या कि इंटरेस्ट का हिंदी क्या होगा, बोल रहे ब्याज, इंटरेस्ट कौन सा होगा। देखो हाँ लोन लिया, आप समझो तुमने 10 लाख रुपया लोन ले लिया,
तो लोन का इंटरेस्ट फिक्स हो गया ना यार। अब तुम 10 लाख का कितना प्रोडक्ट बना रहे हो इस बात पे कोई डिपेंड हो सकता है। 10 लाख तो 5 लाख अभी निकालो, 3 लाख का काम कर रहे हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो सेम लगेगा ना। तो कल ये क्वेश्चन आ चुका था आपका एसएससी जेई में कि इंटरेस्ट जो है वो कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट होगा कि वेरिएबल। तो फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि एक बार आपने लोन ले लिया 10 लाख कंपनी चलाने के लिए, तो अब लोन किस पे चल रहा है, इंटरेस्ट किस पे चल रहा है आपका 10 लाख पे चल रहा है। अब डजंट मैटर कि इस 10 लाख में से आपने कितना यूज किया। अभी अकाउंट में आपका हो सकता है आपने 5 लाख ही निकाला, हो सकता है आपने पूरा निकाली, इस बात तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नहीं बोलेगा कि अच्छा तुम्हारा 3 प्रोडक्ट बना लोगे तो इंटरेस्ट रेट 5% हो जाएगा, 10 बनाओगे तो 12% हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या। इंटरेस्ट रेट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से क्या है, इंडिपेंडेंट है। चाहे तुम कुछ करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो लिख लेना उसमें एक और कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट हर जगह नहीं होगा, जब आप लोन लेके करोगे ना उस केस में आएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी बजट है तो इंटरेस्ट कॉस्ट वहां पे नहीं आएगा। नेक्स्ट लिखना वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट में लिख लेना द कॉस्ट एसोसिएटेड विथ direct material, direct labor and running cost. Direct labor and running cost, and this cost increase and this cost and छूट गया क्या, and this cost directly proportional with the, कहाँ हो increase, this cost increase directly proportional with the volume of production, with the volume of production. अब बोलोगे सर यहाँ पे रनिंग कॉस्ट क्या है, तो रनिंग कॉस्ट क्या होगा बताओ। इसमें लिखा हुआ है ना, क्या क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल और क्या है, डायरेक्ट लेबर और क्या है, रनिंग कॉस्ट। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल तो समझ गया, डायरेक्ट लेबर भी समझ रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रनिंग कॉस्ट। हाँ, मतलब बात हुई जैसे कि मान लो आपका अगर आप मशीन चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा है, तो जितना देर चलेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करोगे उतना देर आपका चलेगा, तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। सपोज करो लाइट कट गया, क्या हुआ, लाइट कट गया, तो आप अपना पावर सेटअप से चलाओगे, है ना। जितना देर लाइट नहीं है, अगर आपका काम उस दौरान चल रहा है, तो आप अपना वहां पे फ्यूल उसी रेट में कंजम्पशन होगा कि नहीं होगा। अरे ये जो बड़ा वाले आप लोग देखो प्लांट में जो बड़ा सा लगा रहता है, नहीं देखो क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो बहुत तेल खाता है ना, तो वो सब फैक्टर क्या होता है कंसिडर हमें करना होता है, ठीक है। तो रनिंग कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली रनिंग के साथ क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। तो दैट ऑल आर अबाउट द टुडे सेशन, ओके। हाँ, अब मुझे आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ है तो ये पूछो, और नहीं तो अच्छा से जाओ, गुड लक, एग्जाम दो, और नहीं जाओ मत, सर से पूछ लो, अगर सर क्लास लेंगे। मजा आ गया लग रहा है आज आपको पढ़ने में, है ना। सब्जी उब्जी खरीद रहे हो, उसी को डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट बदल रहे हो। एक सेकंड,
कल का क्लास था, कल आपको क्लास कब तक है ये बता दो। कल आप लोग ऑफ ही करो है ना, अगर आप 3-4 या